ये पहली बात तो ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मेरी वकालत .com बनाई। तो .com जहाँ आ जाती है वहाँ इसका मतलब है कॉमर्स भी आ रही है, वहाँ ट्रेड भी आ रही है, वहाँ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी हो रहा है। मैं डिबेटर बहुत अच्छा था अपने कॉलेज के ज़माने में। मेरे 43 प्राइजेज़ और 5 गोल्ड मेडल हैं। तो इस वास्ते मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म में दाखिला लेने गया था, क्योंकि उन दिनों में अखबार में काम करता था और एक वर्किंग जर्नलिस्ट की सीट होती थी। लेकिन वहाँ बदकिस्मती मेरे ये हुई कि मेरा मुकाबला मोहम्मद अशरफ अज़ीम के बराबर में आ गया, जो टेलीविज़न के प्रोड्यूसर थे, लिहाजा सीट उनको मिल गई। तो मुझे मोहतरम मस्कीन हिजाज़ी मरहूम ने कहा कि बेटा आप ऐसे करो कि आप लॉ कर लो, लॉ तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो फिर मैं लॉ में चला गया। जब लॉ से मैं फ़ारग हुआ तो मैंने भाई को कहा कि अब मैंने वकालत करनी है। तो मलक महराज खालिद मरहूम से उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे, तो उन्होंने कहा चलें। हम लक्ष्मी मेंशन गए। मलक साहब के उस डेरे पर छोटा सा उनका घर था, फ्लैट था। तो मलक साहब को जाकर बताया तो कहने लगे काका तू किंदे को जाना है। मैंने कहा जी मुझे या तो डॉक्टर खालिद रांझा के पास भेजते हैं या रौ रशीद साहब के पास भेजते हैं। कहने लगे अच्छा परसों आवी। तो जब मैं परसों गया तो मुझे उन्होंने अपनी सफ़ेद गाड़ी में बिठाया और मुझे 4 मजंग रोड के ऊपर मजंग हॉस्पिटल के साथ ले गए। बाहर लिखा था जहांगीर ए जोजा। तो वहाँ मुझे छोड़ गए। मैं 3-4 दिन के बाद गया। मैंने कहा मलक साहब मैंने तो आपको फ़लाँ वकील के पास कहा था, तो आपने मुझे जोजा साहब के पास छोड़ दिया। कहने लगे कि यार आपने काम सीखना है कि बंदों को मिलना है। मैंने कहा जी काम सीखना है। कहते जोजा तुम्हें काम सिखा देगा। मैं जहांगीर जोजा साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उनसे मैंने कुछ 1.5-2 साल उनके साथ काम किया। उसके बाद मुझे उर्दू बोर्ड में जॉब मिल गई, मैंने वकालत छोड़ दी। उसकी मैं वजह आपको पहले बता बैठा हूँ। तो जोजा साहब ने सबसे अच्छा काम किया कि उन्होंने पहले महीने के बाद मुझे कुछ मुआवजा भी देना शुरू किया। वो तनख्वाह भी नहीं थी, लेकिन इतने पैसे थे कि मैं समझता था कि मैं अपने तौर पर मुतमिन था कि मैं वकालत कर सकता हूँ। वो मैंने वकालत छोड़ दी, वो एक लंबी कहानी है, वो फिर कभी बैठेंगे तो वो एक खुद नविश्त के हवाले से आपसे बातें करूंगा। तो उस ज़माने में वकला थोड़े थे और जो लड़के वकालत करके आते थे वो वकालत के लिए जब असातिज़ा के पास जाते थे तो उनके असातिज़ा भी बड़े सीजनड थे, यंग कम थे, सीजन ज़्यादा थे। क्योंकि जब मैं वकालत करता था करामत नज़ीर भंडारी साहब, मलक कयूम साहब, चौधरी अनायतुल्लाह साहब, शेर आलम साहब, ये सारे लोग थे जिनके जो सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। तो अब प्रॉब्लम पड़ गया कि अब लॉ कॉलेज बहुत हो गए हैं। लॉ कॉलेज में आसानी से दाखिला भी मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेजिंग की वजह से डिग्री भी आसानी से मिल जाती है। उसका ये नुकसान हुआ है कि बच्चे जो आते हैं वो लीडर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वकालत की तरफ नहीं आते। उनको CPC से या CRPC से या एविडेंस से कुछ चीज़ें पूछें तो वो उनका सतही तौर पे जवाब देते हैं। जबकि मैंने एक दफ़ा इजाज़ बटालवी मरहूम से मैंने क्रिमिनल लॉ पढ़ा था, तो मैंने उनसे पूछा कि हमें PPC के सेक्शन याद नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ी आसानी याद हो सकते हैं, छोटा चाकू मारो तो 324 लगती है, शायद बड़ा चाकू मारो तो 326 लगती है। तो उन्होंने एक कहानी बनाई उर्दू की, और उर्दू की उस कहानी में हमें सेक्शन बता दिए। तो मुझे आज भी याद है कि मुझे 511 का भी अभी तक याद है, 506 भी याद है, 34 भी याद है, 307 भी याद है और 307A भी याद है। तो ये बातें आजकल ना तो टीचर सिखा रहा है ना बच्चे सीख रहे हैं। वो कोट भी बहुत अच्छा पहनते हैं, वो जाकर अस्पतालों में लड़ भी पड़ते हैं और फिर जजेस के साथ भी लड़ते हैं। ये दौर कम से कम उस वक़्त, ये जो आज का दौर है उस वक़्त ऐसा दौर नहीं था। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा आने वाले नौजवान वकला से, मैं भी नौजवान हूँ वैसे, लेकिन ये जो लोग आज आ रहे हैं ये तो हमसे बहुत नौजवान हैं। क्योंकि जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे तो हम तो शायद इस दुनिया में होंगे भी तो हमें बाबा कह के एक तरफ कर दिया जाएगा। उनसे मैं कहूँगा कि लॉ का जो मुताला है वो ज़रूर बढ़ाएं और जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको सीखें। अपने जो असातिज़ा हैं उनके साथ बैठकर छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर मुकालमा किया करें। मुकालमा करने से ही इंसान कुछ सीखता है, बहस बराए बहस से कुछ नहीं बनता। ये देखें आपके वकालत में भी बहस होती है, लेकिन जो अच्छे वकील थे उस ज़माने में, निसार साहब का मुझे
पता है साकिब निसार के फादर या जोजा साहब की आदत थी कि जो बहस आखिरी होती थी सिविल केसेस में, उनमें ये रिटन आर्गूमेंट लिख के दिया करते थे, तो जजेस को भी आसानी हो जाती थी कि उनको एक बनी बनाई चीज़ मिल जाती थी और उसमें से वो अपने मतलब का फ़ैसला निकाल लेते थे जो उनके मुताबिक मेरिट पर होता था। तो आजकल हमने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। हमारे बहुत सारे कम वकील हैं, यंग्स ख़ास तौर पर, वो पीएलडी की तरफ या क्रिमिनल लॉ की तरफ या एसएमई या एमआर की तरफ नहीं जा रहे। उनको चाहिए कि बेसिक लॉ है, जैसे उर्दू आपने सीखनी है तो उर्दू के अरकान खमसा शायरी में भी पढ़ें, उर्दू के अरकान खमसा को नसर में भी पढ़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो बेसिक किताबें अपने बच्चों को, पीपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस एक्ट है या चंद और किताबें, अब क्योंकि मुझे लॉ छोड़े को बड़ी देर हो गई है तो मैं समझता हूँ कि इनको विद कमेंट्री इनको पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको मैं कभी पूछता हूँ कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की कभी कमेंट्री पढ़ी है, तो वो कहेंगे हाँ जी देखी है। तो देखने और पढ़ने में फ़र्क है। तो मेरी ये गुजारिश है कि मैं आज के यंग्स वकला को ये कहूँगा कि वो मुताले की तरफ आएँ, सीखने की तरफ आएँ, और बुज़ुर्गों को ये कहूँगा कि इनको अपनी औलाद समझ कर प्यार करें। और बार काउंसिल से कहूँगा कि वो बड़े बड़े मुतालबों के लिए हुकूमत जाम कर देते हैं, कोर्ट्स में हड़ताल करवा देते हैं, वो भी कोई ऐसा कानून बनाएं कि जो मेरे जैसे मुतवसत घरानों के बच्चे लॉ में आते हैं उनको शुरू में उनकी कोई माली इमदाद कर दी जाए, तो उससे उनको सीखने का जज्बा और मिलेगा। और हमें इस शोबा है ज़िंदगी में भी कायद आज़म तो शायद ना मिले, क्योंकि अच्छे लोग देर के बाद पैदा होते हैं। इस वास्ते मैं कहूँगा कि हमें ये जो देर से पैदा होने वाले लोग हैं इनको जल्द पैदा करने के लिए इनकी हमें आबियारी करनी चाहिए, इनके ऊपर हमें मेहनत करनी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इनको इस शोबे के अंदर लाकर इनको इतना फ़ख्र कर देना चाहिए कि ये कुछ साल के बाद अपने भाई को भी कहें कि ओ भाई तुम भी वकालत करो। बैरिस्टर हर बंदा नहीं बन सकता, क्योंकि बाहर जाना इतना आसान नहीं। हमें अपनी एलएलबी को इस लेवल के ऊपर ले जाना चाहिए कि अगर 50% आपकी परसेंटेज इन्होंने रखी है तो उसको 45% पर ना लाएं। ये 5% से अगर 2-4 वकील फेल भी हो जाएंगे तो कम से कम उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, कम से कम हमें अच्छे वकील मिलेंगे। आज भी मैं कहा करता हूँ कि पुलिस वाले पूछते हैं कि पुलिस ठीक क्यों नहीं होती, पुलिस ठीक क्यों नहीं होती, तो मैं उनको कहा करता हूँ इनको भी काकूल वाली तरबियत दें। आप इनको स्याला भेज के, स्याले में जैसे सीएसपी बनता है तो उसको टाई बनवाई जाती है जानबूझ के, तो उसको टाई के साथ आवाम की खिदमत की तरफ लाया जाए तो मैं समझता हूँ कि सीएसपी भी अच्छे बन जाएंगे। पुलिस को आर्मी की तरफ ले जाएं, वो भी अच्छे बन जाएंगे। आर्मी को कहाँ ले जाएं, आर्मी हमारी ठीक काम कर रही है। हमें बहरहाल इसके ऊपर फ़ख्र है कि ये एक ऐसा इदारा है जिसमें जो निज़ाम है वो एक निज़ाम के तहत चल रहा है। वहाँ जाकर ये नहीं कि बूढ़ा हो जाता है उसकी प्रमोशन हो जाती है। पीएमए के बाज़ बैच में एक भी लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनता और बाज़ बैच में 3-3-4 बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी अपने जो इदारे हैं इनको उनकी कदरों के मुताबिक मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बड़ी वजह यह है कि हमारी कौम मिन हैसल कौम पैसों के चक्कर में पड़ गई है, कदरों के चक्कर में नहीं पड़ी। अब मैं पिछले दिनों ये जो छिलके होते हैं किन्नों के और माल्टे के, ये हम छोटे होते थे तो हमारी माँ उसे जर्दे में डाला करती थी। तो मैंने कोई मेरे ख्याल 10 बुज़ुर्गों से पूछ चुका हूँ कि इन जो छिलके हैं इनका ख़ास नाम क्या है, तो मुझे ज़्यादा जवाब यही मिला है कि जनाब आजकल तो मसाले बने बनाए आते हैं, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी का एक जो वकील है, जो नौजवान है, इसका जो प्रॉब्लम यही है कि इसको हमने कदरों की तरफ नहीं ले के गए। वो बेचारा आकर परेशान हो जाता है, जब तक आप उसकी परेशानी दूर नहीं करते वो मेरा ख्याल है कि वो परेशान ही रहेगा। रेडियो पाकिस्तान पर तो खिताब अल्लाह करे कभी मिल जाए, वो तो सदर पाकिस्तान को ही मिलता है या कभी कभी बुज़दार साहब को मिल जाता है। मैं रेडियो के ऊपर ख़बरें पढ़ता रहा हूँ, मैं रेडियो के ऊपर क्विज़ प्रोग्राम करता रहा हूँ, मैं रेडियो के ऊपर तालिब इल्मों के प्रोग्राम करता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने टेलीविज़न के ऊपर भी कुछ कमेंट्रीज़ लिखी, तो फिर मेरा जो ध्यान था वो फिर
मुलाजमत की तरफ आ गया तो मैंने रेडियो छोड़ दिया। तो मुझे रेडियो में ख़बरें पढ़ने का तजर्बा भी है, रेडियो के जो अच्छे लोग हैं, बल्कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली दफ़ा ट्रायल दिया, ऑडिशन दिया, ट्रायल नहीं ऑडिशन रेडियो की ज़बान में, तो मुझे अज़ीज़ुर रहमान साहब बहुत बड़े अनाउंसर थे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के, तो उन्होंने फरमाया था कि फ़ासा यक फ़ी का हम 27 दफ़ा कहो। तो मैंने कहा, कुछ भूला भी हूँगा, मुझे पूरी तरह याद नहीं। तो बाद में मैंने उन्हें पूछा कि आपने मुझे फ़ासा यक फ़ी का हम 27 दफ़ा क्यों कहा है? कहते मैं तुम्हें देखने लगा तुम्हारी ज़ुबान में लुकनत तो नहीं है। तो आजकल देखें ये चीज़ें हमने ख़त्म कर ली हैं, उसका नुकसान हुआ है कि हमारी जो ख़बरें आजकल रेडियो में आती हैं या टेलीविज़न पर पढ़ी जाती हैं या टिकर चलते हैं, उनमें हर दिन कोई ना कोई गलती होती है। उसकी वजह है कि अगर आप सर्वे करें तो हमारे नौजवानों में से शायद चंद नौजवान मिलें जिन्होंने कभी डिक्शनरी खोली हो। डिक्शनरी के बगैर आप इटमोलॉजी को नहीं समझते, इटमोलॉजी ना समझें तो लफ्ज़ का अशकाक की समझ नहीं लगती, जब अशकाक की समझ नहीं लग जाएगी तो ज़ेर और ज़बर की गलती होगी और तालामून और तामलून का जो फ़र्क है वो आपको कहीं ले जाता है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि बच्चों को ग्रामर की तरफ ज़रूर लेके जाएं, अंग्रेज़ी ग्रामर हो या उर्दू ग्रामर हो, और बच्चों को छोटी डिक्शनरी तोहफ़े के तौर पर दो दें। डिक्शनरी महंगी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उनको उर्दू लुग़त लेके दें जो 22-23 हज़ार की आती है, या फ़रंगे आसफिया लेके दें जो 4 जिल्दों में है, लेकिन उनके उर्दू की शानुल हक़ी की डिक्शनरी है या फ़रोज़ुल लुग़ात है या कोई और अच्छी डिक्शनरी, कोई अच्छी अंग्रेज़ी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी दें, ताकि उनको लफ्ज़ों के ऊपर कमांड हो। वो वकालत का मैदान हो, टीचर का मैदान हो, बहस का मैदान हो या इंटेलेक्चुअल्स की गुफ्तगू हो, उसमें डिक्शनरी बहरहाल कहीं काम आती है। क्योंकि मुझे एक बात मैं कहते याद मुझे आ गई कि जब जस्टिस इफ्तिखार साहब को बहाल किया है तो उस वक्त रोज़नामा पाकिस्तान की सुर्खी थी, अदलिया का इफ्तिखार बहाल। आप देखें कि इस छोटे से लफ्ज़ में कितनी खूबसूरती है। मैं सियासत से कतई नज़र कह रहा हूँ, जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो मसावात की उस दिन सुर्खी थी, कायद के चेहरे पर अब्दी खामोशी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और अवामी वज़ीर आज़म को गड़ी खुदाबख्श में दफन कर दिया गया। अब ये बताएं ये चीज़ें कहाँ हैं? तो ये मैं कहूँगा कि हमें फिर वही बात एज़ ए लाइब्रेरियन भी कहूँगा, एज़ ए पुराना वकील भी कहूँगा कि मुताला और मुकालमा इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दें। फिर मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ, जो मेरा थोड़ा सा तजर्बा है, कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से नालायक नहीं हैं, हम में बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। हम सिर्फ मेरिट के ऊपर लड़ना सीख लें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में हमारा जो शुमार है वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में होगा। आप दुनिया के कोई भी स्टैटिस्टिक्स देख लें, चोरी कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, ये जो नशे का इस्तेमाल कहाँ होता है, उनमें शायद ही कोई इस्लामी मुल्क आता हो। ये सारे वो मुल्क हैं जो अपने आप को तरक्की याफ्ता बोलते हैं। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है यहाँ रोज़ बिजली जाती है लेकिन डाके इतने नहीं पड़ते। तो कभी अमेरिका बरतानिया में बिजली चली जाए तो वहाँ तो स्टोर लूटे जाते हैं। तो ये मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर, अपने LLB होने पर, एक लाइब्रेरियन के तौर पर एक उस्ताद के ऊपर फ़ख्र हासिल है। वो इस वास्ते भी मुझे फ़ख्र है कि मैंने लाइब्रेरियन के तौर के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया भी और बड़े शौक़ के साथ पढ़ाया, और ये मेरा एक शौक़ था। तो अब तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे मज़ीद इस्लामी तालीम की तरफ कुरान करीम पढ़ने की तौफ़ीक दे।